तो आइए बच्चों, आज फिर से स्वागत करते हैं आपका जीनियस एकेडमी स्टडी पॉइंट में। तो आइए बच्चों, हम इससे पहले पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। चिन्ह परिपाटी के बारे में जान चुके थे और अवतल दर्पण के बहुत ही भयानक ट्रिक के बारे में मैंने आपको बताया था। और आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए, ऐसा भयानक वीडियो है और बच्चा को याद ही नहीं रहता है वो अवतल दर्पण का प्रतिबिंब का स्थिति। तो जाइए 1 मिनट में आप समझ जाइएगा उस चीज़ को, ठीक है। और पूरा मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। आइए हम आगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को लेकर चलते हैं, ठीक है। इसका फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। देखिए बच्चों, तो आगे अब क्या है, अब हम पढ़ने वाले हैं आज अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की विशेषता, उपयोग, गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, आवर्धन किसे कहते हैं, लेंस सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र क्या होता है, इसमें इन सभी टॉपिकों के बारे में हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए पहला है आपका गोलीय दर्पण, बारे में आपको मैं बढ़ा चुका हूँ। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो उसमें से देखिए अवतल दर्पण का मतलब होता है कि जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ हो, मतलब बाहरी सतह रजतित हो, रंगा हुआ, उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। या आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, इसका बाहरी सतह क्या रंगा हुआ है, ठीक है, अर्थात इसका क्या है, परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ठीक है बच्चों। इसको कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और उत्तल दर्पण की यदि मैं बात करता हूँ तो उत्तल दर्पण तक देखिए, अंदर वाला सतह रंगा हुआ है और बाहर वाला सतह खाली है, अर्थात परावर्तक सतह उठा हुआ है। तो सिंपल कह सकते हैं अवतल दर्पण मतलब परावर्तक सतह धंसा हुआ है, उत्तल दर्पण मतलब परावर्तक सतह उठा हुआ होता है, ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए बात करते हैं अवतल दर्पण की विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए चूंकि आप जानते हैं कि आप एक बात अब जान लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए एक बिंदु से यदि अगर एक बिंदु पर कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिलती है तो उसको बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है इसको, ठीक है। अभिसारी किरण पुंज अपना लोग कहते हैं, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम, ये इसका परावर्तक सतह है और यहाँ से यदि हम किरण गुजारते हैं, तो आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम गुजारे हैं, अब देखिए इसका जो परावर्तन होगा यहाँ से ऐसे देखिए, तो मतलब कि इसका जो किरण है वो आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर प्रकाश की किरण गुजारे हैं समांतर तो क्या होगा, तो ये होगा जैसे मान लीजिए जब प्रकाश की किरण टकराएगी तो सभी जो है सो सभी प्रकाश की किरण एक बिंदु पर फोकसित हो जाएगी, अर्थात एक बिंदु पर आ जाएगी। अर्थात हम आप ऐसे देखते हैं कि अवतल दर्पण में जो होता है, जब समांतर प्रकाश किरण गुजारते हैं तो फोकस पर सभी आकर मिलता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि इसमें क्या होता है, हम देख रहे हैं कि प्रकाश की किरण एक बिंदु पर मिल रही है। एक बिंदु पर जब मिल रही है ना, अभी तुरंत आप बोलें, जब एक बिंदु पर मिलता है प्रकाश, उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। और चूंकि ये दर्पण है, अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो किरण पुंज को एक बिंदु पर मिलाती है, इसलिए इसको बोला जाएगा अभिसारी दर्पण। चूंकि अभिसारी किरण पुंज था और एक बिंदु पर मिलाएगा तो इसको बोलेंगे अभिसारी, तो बोलवे करेंगे कि इस किरण को, लेकिन दर्पण था ये, इसीलिए इसका नाम पड़ जाएगा अभिसारी दर्पण। अर्थात हम अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। फिर आगे बात कर रहे थे, देखिए बच्चों उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश अगर गुजारिएगा ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे प्रकाश गुजारते हैं तो प्रकाश फैलता है इसका, देखिए ये प्रकाश फैलेगा। चूंकि प्रकाश फैलता है, जैसे आपको एक बात और मालूम होना चाहिए, अगर एक बिंदु है और इस बिंदु से यदि प्रकाश फैल रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है बाबू, इस बिंदु से यदि प्रकाश अगर फैल रहा है तो इसको बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज कहा जाता है इसको, ठीक है, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो चूंकि आप देखिए अगर इसको और मिलाइएगा अच्छे से डॉट लाइन में, तो फोकस पर जाके मिलता है, फोकस पर इसे, ठीक है बच्चों, फोकस पर यहाँ से मिलाइएगा इसको, तो आप देख पा रहे हैं कि इस बिंदु से क्या हो रहा है, इस बिंदु से फैलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इस बिंदु से फैलता हुआ फैल रहा है, इसलिए अभिसारी किरण पुंज है ये, ठीक है। और ये जो दर्पण इसको फैला रहा है अवतल दर्पण, सॉरी उत्तल दर्पण है ये, तो उत्तल दर्पण में किरण फैलता है, इसलिए इसको बोलेंगे अपसारी दर्पण कहेंगे। कौन दर्पण कहेंगे बाबू इसको? अपसारी दर्पण कहा जाएगा। अर्थात ये देखिए ये मिला रहा था एक बिंदु पर, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण कहते थे। और उत्तल दर्पण जो था ये इसको फैला रहा था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए कोई भी प्रकाश आया ना तो एक बिंदु पर मिलाएगा, अर्थात फैलाएगा नहीं, मिलाएगा ही। लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है वो आएगा प्रकाश तो फैला देगा प्रकाश को, इसके आगे हमको बहुत बेनिफिट होगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए बच्चों, उसके बाद आप बात कीजिएगा तो अवतल दर्पण का
अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। आपको पहले ही बोले हैं, इसको मूल बिंदु मानिएगा। इस साइड जो भी होगा, अब संख्या रेखा जैसे पढ़ते हैं, इधर होता प्लस, इधर होता माइनस, ऊपर होता प्लस, नीचे होता माइनस, ठीक है। तो इधर इस साइड जो होगा ये माइनस होता है, क्या होता है बाबू, माइनस, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन उत्तल दर्पण की यदि बात करें, इसका फोकस दूरी उस साइड होता है, इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है बाबू, प्लस होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं प्रश्न, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा बढ़िया से, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी माइनस में होता है अर्थात ऋणात्मक होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, जैसे आप बात कर लेते हैं अवतल दर्पण में भी तुरंत आपको बताए थे कुछ देर पहले, इससे पिछले वीडियो लेक्चर में, कि अवतल दर्पण में 6 केस बनता है प्रतिबिंब का, ठीक है। अवतल दर्पण में 6 जगह हम वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। उस प्रकार से हमने देखा था कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और आभासी प्रतिबिंब भी बनता है अवतल दर्पण में। तो वही देख लेते हैं, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब भी बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, 5 केस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और एक ऐसा केस है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप जानते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब उल्टा भी बन सकता है और सीधा अगर काल्पनिक प्रतिबिंब है क्या बनेगा, सीधा। अर्थात हम कह सकते हैं अवतल दर्पण में वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनते हैं। और बात कर सकते हैं कि अवतल दर्पण में उल्टा भी प्रतिबिंब बनता है और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आगे देखिए, और एक बात और है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का साइज है वो बड़ा भी बन सकता है, छोटा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है और बराबर भी बन सकता है। ये उसके केस पर निर्भर करता है आप कहाँ वस्तु को रख रहे हैं। लेकिन अब यहाँ बात कीजिएगा उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब ही बनते हैं। कैसा प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और एक बात और है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनेगा और दर्पण के कहाँ बनता है वो पीछे, लेकिन दर्पण के पीछे बनेगा तो उसको आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के आगे बनेगा। कहाँ बनेगा, आगे। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है बच्चों, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, तो उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से हमेशा छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको विशेषता के बारे में समझ में आ गया होगा। अपवर्तित दोनों के उपयोग के बारे में, आखिर उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कर सकते हैं, किस जगह पर किसका उपयोग होता है, ठीक है। देखिए आप जानते हैं, देखिए अब आपको एक बात मालूम होना चाहिए कि आपको अभी तो मैंने बताया है कि ये जो अवतल दर्पण है ये प्रकाश को फैलाता नहीं है, केवल प्रकाश को मिलाता है, मतलब सिकुड़ाता है प्रकाश को, ठीक है। जब फैलाने वाला बात ही इसमें नहीं होगा। अब बताइए, आप गाड़ी की हेडलाइट में क्या करते हैं कि प्रकाश को हमको फैलाना नहीं है, हेडलाइट से बहुत दूर तक ले जाना है प्रकाश को। इसके लिए हमको फैलाएंगे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा। हमको फैलाना नहीं है, हमको क्या करना है, बहुत दूर तक प्रकाश को भेजना है। तो बहुत दूर तक प्रकाश भेजेंगे तो फैलाएंगे नहीं, प्रकाश को नहीं फैलाएंगे, मतलब वहां पर किस दर्पण का यूज होगा, अवतल दर्पण का यूज होगा। किससे यूज होगा बाबू, अवतल दर्पण का यूज होगा। किसमें, तो गाड़ी के हेडलाइट में जो अगला जो होता है ना, अगला वाला जो हेडलाइट होता है गाड़ी में, जो बॉल बढ़ता है आगे, मोटरसाइकिल में आप देखे होंगे, मोटरसाइकिल में तो बहुत दूर तक जाता है प्रकाश, इसलिए प्रकाश फैलता नहीं, फैलेगा तो जगह उत्तल दर्पण, ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए, और इसमें भी आप बात कर सकते हैं, पहले इसका बात कर लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण पहले बात कर लेते हैं। देखिए अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अब चूंकि एक बात और ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग बहुत दूर तक प्रकाश को भेजने के लिए करते हैं और प्रकाश को सिकुड़ाते हैं, उस समय करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, जहाँ क्या हो, जहाँ प्रकाश को फैलाना हो। देखिए प्रकाश क्या कर रहा है, फैला रहा है, जहाँ प्रकाश फैलाना होगा वहाँ किसका यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का यूज करना है, ठीक है बच्चों। और एक बात और है, अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाने में इसका यूज होगा। ध्यान रखिएगा, अवतल का नाम देखिए बड़ा है ना, बड़ा है, इसलिए यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बनाने में इसका यूज करेंगे। और उत्तल नाम देखिए 4 अक्षर का बड़ा है और 3 अक्षर का छोटा है, तो छोटा प्रतिबिंब जगह बनाना होगा तो उत्तल का यूज करेंगे। और जब बड़ा प्रतिबिंब बनाना होगा उसमें किसका यूज करेंगे, अवतल का यूज करना है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जैसे मान लीजिए आप दाढ़ी बनाते हैं या कहीं डॉक्टर के पास अब जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाइएगा ना, जैसे दांत सड़ गया है या नाक में कुछ दिक्कत है या कान में कुछ दिक्कत है, ठीक है बच्चों। तो डॉक्टर एक चम्मच रहता है, चम्मच इस टाइप का आईना वाला चम्मच रहता है, उसको लगा के देखता है वो, क्योंकि आपका दांत बहुत छोटा है तो दिखे नहीं डॉक्टर को, लेकिन उस दांत का बड़ा प्रतिबिंब उस आईना में बनता है चम्मच वाला पर, जिसे डॉक्टर देख पाता है। अर्थात जहाँ कहीं बड़ा प्रतिबिंब बनाने वाला बात होगा तो वहाँ पर किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का यूज है। जैसे गला हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, इस सब डॉक्टर जब चेक करता है तो छोटा छोटा पार्ट है, इसको बड़ा करने के लिए हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं। जैसे दाढ़ी को आदमी बनाता है
उसे हम देखिए दाढ़ी आज पूरा बना के तो आए हैं, ठीक है। वैसे भी देखिए बच्चों, तो दाढ़ी जब बनाना होता है, क्योंकि दाढ़ी जब बनाएंगे तो हमको शकल बड़ा दिखना चाहिए, तब हम बढ़िया दाढ़ी मूड पाएंगे। तो इसलिए दाढ़ी बनाने में भी बड़ा प्रतिबिंब का यूज है, इसलिए जहां जहां बड़ा प्रतिबिंब बनेगा वहां पर अवतल दर्पण का यूज करना है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या क्या कह रहा है, गले और डॉक्टर द्वारा रोगियों के गले, कान, नाक, दांत के चेक करने में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अब देखिए दाढ़ी बनाने में किसका यूज करते हैं बाबू, अब चूंकि बड़ा प्रतिबिंब चाहिए दाढ़ी बनाने के लिए, अभी हम तुरंत बोले आपको जहां जहां बड़ा प्रतिबिंब चाहिए वहां अवतल का यूज कीजिए, और जहां आपको प्रकाश को दूर तक भेजना है वहां भी अवतल का प्रयोग कर लीजिए आप, ठीक है। देखिए उसके बाद है सौर भट्टी में। अब बताइए सौर भट्टी में क्या होता है, जैसे सौर भट्टी में यहाँ पर एक अवतल दर्पण लगा दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, प्रकाश, बहुत सारा प्रकाश आता है, यहाँ से प्रकाश बहुत सारा आता है, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, कुकर रख देते हैं, और सब प्रकाश यहाँ पर पड़ता है। देखिए सब प्रकाश ऐसे, जिससे क्या होता है, यहाँ इतना दूर भाई प्रकाश का ऊर्जा होता है, इतना पर फोकसित हो जाता है। जैसे यहाँ पर था ना, यहाँ पर फोकस, मान लीजिए कोई बर्तन रख देंगे तो इतना दूर से प्रकाश आएगा, सबका ऊर्जा यहीं पर इकट्ठा हो जाएगा, और वहाँ पर सौर भट्टी बोलिए या खाना पकाइए, कुछ भी हम पका सकते हैं अवतल दर्पण का यूज करके। से सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का यूज होता है, या सौर भट्टी उसको बोल लीजिए, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण का वहाँ पर यूज होता है। अब देखिए उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं। उत्तल दर्पण देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग बारे में आप कहिएगा तो आपको पहले बोले उत्तल दर्पण मतलब छोटा नाम है, अर्थात जहां जहां भी छोटा प्रतिबिंब बनाना होगा वहां हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। और देखिए उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश को फैला रहा है, तो जहां जहां प्रकाश फैलाने वाला बात होगा हम वहां उत्तल दर्पण का प्रयोग कर लेंगे। देखिए बच्चों अब बताइए, तो गाड़ी के साइड मिरर में, पता है गाड़ी के बगल में लगा रहता है साइड मिरर, जब पर हम पिछलका वाला जो गाड़ी देखते हैं कि भाई गाड़ी कौन 10 चकवा आ रहा है कि 2 चकवा आ रहा है, कि पैदल वाला आदमी आ रहा है, कि क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गाड़ी जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं उत्तल दर्पण का प्रयोग, क्योंकि बड़का बड़का जो हवा आता है, बड़का बड़का गाड़ी जो आता है, उस गाड़ी का प्रतिबिंब छोटे में देखना चाहते हैं। पता है जितना बड़ा गाड़ी उतना बड़ा मैना लगा सकते हैं, बगल में नहीं लगा सकते हैं, इसलिए ऐसा हम ऐना लगाएंगे ताकि उस बड़का वाला प्रतिबिंब छोटे बन जाए, अर्थात प्रतिबिंब छोटा बने। तो इसलिए बोले हैं, बताइए उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा, इसलिए हम गाड़ी के साइड में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बड़ा बड़ा गाड़ी का प्रतिबिंब कैसा बने, छोटा बने, इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं बच्चों। अब देखिए स्ट्रीट लाइट, आपको भी देखें स्ट्रीट लाइट पर, जैसे मैंने खंभा पर लगा रहता है लाइट, ऐसे ऐसे लगा रहेगा, ऐसे लगा रहता है लाइट, अभी लाइट चारों बगल फैलता है इधर उधर, ऐसे स्ट्रीट लाइट ऐसे इसको कह सकते हैं आप। अब बताइए चूंकि हमको स्ट्रीट लाइट मतलब कि रोड पर वाला लाइट या दरवाजे वाला लाइट, वहां पर हमको कहीं विशेष जगह पर नहीं देना है, हमको पूरा प्रकाश फैलाना है। पता है प्रकाश फैलाने के लिए हम किस दर्पण का यूज करेंगे, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं बच्चों, ठीक है। तो आइए बच्चों, तो आपको मजा आ गया होगा ये बात सुन करके। देखिए बच्चों उसके बाद आएंगे, और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम भी उत्तल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमेशा आभासीय प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा सीधे प्रतिबिंब बनेगा, और हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए हम उत्तल दर्पण का यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको हम उम्मीद करते हैं बहुत मजा आया होगा, आगे बने रहिए और भी मजा आने वाला। देखिए बच्चों आप कह रहा है ये जो बोलते हैं आर, ये आर है वक्रता त्रिज्या, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको बाबू, इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। जैसे यहाँ सब अगर दर्पण बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए दर्पण एक बनाते हैं हम, जैसे यहाँ से इसे ये एक, ठीक है। तो यहाँ जो वक्रता केंद्र था, सी बोलते हैं वक्रता केंद्र को, और यहाँ पर एफ है मुख्य फोकस है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं आर, वक्रता त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं एफ, फोकस दूरी। अब बताइए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है। जैसे देखिए अगर ये एक होगा, ये एक होगा तो 2 होगा, ठीक है बच्चों। इस दोनों जो फोकस दूरी का दुगुना होता है कति वक्रता त्रिज्या, तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है इतना दूरी का दुगुना होता है ये, ठीक है। यहाँ पर लिखे हैं वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी। अब 2 ने लाएंगे बटा हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा r/2, अर्थात हम बोल सकते हैं फोकस दूरी जो होगा वो वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, या बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगुना होगा, ठीक है बच्चों। और एक और जान लीजिए अब दर्पण सूत्र के बारे में, इसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो अब देख लीजिए दर्पण सूत्र में क्या होगा कि v बराबर 1/v बराबर 1/u आप बराबर 1/f होता है दर्पण सूत्र, ठीक है बच्चों। इसके अगले वीडियो लेक्चर में 5 नंबर बाबू पूछता है ये f बराबर r/2 और दर्पण सूत्र, इसको अच्छे से मतलब अगला वीडियो में बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे, फिक्स से भी आर बोर्ड में ही करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इसी अगले वाले वीडियो को देखना ना भूलिए आप लोग, बिल्कुल अच्छी तरह से तरीका से हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, आप क्लास में ही सीख जाइएगा, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं आवर्धन के बारे में। किसके बारे में बाबू, आवर्धन के बारे में देखिएगा। तो आवर्धन जो होता है, आवर्धन किसे कहते हैं, तो किसी भी दर्पण में यदि प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। आइए जैसे देखिए हम बना के आपको दिखाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसे बनाते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, ये वक्रता केंद्र सी है और ये फोकस एफ है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से वस्तु के सिर से यदि प्रकाश हम गुजारते हैं कि फोकस से गुजारता है दर्पण से परावर्तन के बाद,
ये फोकस से गुजरेगा बच्चों, ठीक है। और ये क्या होता है, केंद्र से होकर हम यदि प्रकाश गुजारते हैं अति वक्रता केंद्र से होकर के, तो आपको पता होना चाहिए कि वक्रता केंद्र से होकर जाएगा ही, उसी से लौट आएगा ही। अब जहां पर कटेगा वही इसका प्रतिबिंब बनेगा, वही क्या बनेगा प्रतिबिंब। ये मान ए है और ये बी है, और इसीलिए ये बनेगा, ये क्या बनेगा बाबू, ए डैश बनेगा और ये बी डैश बनेगा, ठीक है बच्चों। अब इसका प्रतिबिंब कहिएगा, ये देखिए, अब वस्तु ये है वस्तु, तो वस्तु को चाहे बोलते हैं H1, और प्रतिबिंब देखिए पहले आया वस्तु H1 बोलेंगे, अब बाद में बना प्रतिबिंब, इसीलिए इसको बोलेंगे H2 बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए आवर्धन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है बच्चों, बटे वस्तु की ऊंचाई। किसकी ऊंचाई बाबू, वस्तु की ऊंचाई होता है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और बटे होता है किसका ऊंचाई बाबू, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अर्थात आप यहाँ पर कह सकते हैं, बताइए, तो प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है वो क्या बाबू H2 है, यहाँ पर देख लीजिए H2, इसलिए बोलेंगे H2 बटे, अब वस्तु की जो ऊंचाई होता है वो होता है H1 होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आवर्धन बराबर होता है वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है, ठीक है बच्चों। आप एक दो बात और जान लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, और एक बात जान लीजिए, देखिए अगर जो आपको और एक बात और सुनिए, देखिए आवर्धन को सूचित करते हैं m से, किस सूचित करते हैं बाबू, m से, स्मॉल m से, ठीक है। और आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर लिख देते हैं इसका, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है सर। कायन होता है मात्रक, कायन होता है मात्रक, कहिएगा नहीं सर जी, काय पता है, ये देखिए ऊंचाई बट्टा ऊंचाई है, अब ऊंचाई बट्टा ऊंचाई तो बताइए मीटर मीटर रहेगा तो मीटर मीटर कटिए जाएगा, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटिए जाएगा। अर्थात इसमें ऊंचाई, दोनों ऊंचाइयों का अनुपात, अर्थात समान राशियों का अनुपात है। अगर समान राशियों का अनुपात होगा तो बताइए, अगर समान राशियों का अनुपात होगा तो मात्रक नहीं हो सकता, क्या कि समान राशि रहेगा दोनों कटिए जाएगा, इसलिए मात्रक नहीं हो सकता है। देखिए बच्चों जितना कस कम बोले हैं, देखिए मार्कर वाला इंक कर निकल जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग दबा के लाइक और शेयर कीजिए ताकि हम आगे और हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपको बताते रहे। देखिए बच्चों आगे कहता है आवर्धन, आवर्धन मतलब होता है वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। और देखिए आगे, और उसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए अर्थात आभासी प्रतिबिंब के लिए, किसके लिए बाबू, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, अभी आपको तुरंत बताएं, बताइए वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। और उल्टा होगा क्या होगा कि उसका उल्टा होगा क्या होगा कि प्रतिबिंब जो बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो क्या होगा, प्रधानक से नीचे बनेगा। उल्टा मतलब नीचे बनेगा, सीधा मतलब ऊपर बनेगा। जब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब नीचे बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब ऊपर बनेगा। आपको पता है अगर प्रधानक से नीचा की दूरी नापेंगे तो ऋणात्मक होता है। आप पढ़े हैं चिन्ह परिपाटी में, देखिए बच्चों पढ़े हैं, ऊपर की दूरी धनात्मक होती है, नीचे की दूरी क्या तो ऋणात्मक होती है। इसलिए जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा क्या होगा, प्रतिबिंब का ऊंचाई माइनस में होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में होगा। तो बताइए तो फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगा माइनस, वस्तु की ऊंचाई हो जाएगा प्लस। तो माइनस है और प्लस है फिर भी माइनस से माना आएगा। अर्थात चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, उल्टा होगा क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक होगा, इसलिए आवर्धन भी क्या होगा बाबू, ऋणात्मक होगा। लेकिन आभासी प्रतिबिंब बात करते हैं तो आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब क्या प्रधानक से ऊपर बनता है, अर्थात सीधा बनता है। सीधा बनेगा जो प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा वो धनात्मक होगा, और प्रतिबिंब का ऊंचाई धनात्मक होगा तो आप कह सकते हैं आवर्धन का मान भी क्या होगा बाबू, धनात्मक होगा। तो आई होप बच्चों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। और आप ये देख लीजिएगा और उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की विशेषता में तो दोनों मिला जुला के समय तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो आगे बात करते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको इसका बनाया नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आपको इसका संपूर्ण जितना भी पढ़ा होता है इस यूट्यूब चैनल पर सभी के सभी नोट्स वहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, और वहाँ पर 10th और 12th वाले बच्चों के लिए टेस्ट की व्यवस्था की जाती है। तो जाइए वहाँ से अपनी तैयारी को और भी अच्छा बनाइए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।